गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बसंत विहार कोचिंग क्लासेस में। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस किए थे कूलॉम्स लॉ एंड कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, हम लोगों ने पिछली क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। और जैसे ही हम एक प्रीमियम सा न्यूमेरिकल देने वाले थे आप लोगों के समक्ष, तभी अचानक से मेरा वीडियो पॉज हो गया और मुझे पता नहीं चल पाया। मैंने बाद में देखा तो मुझे बहुत कष्ट हुआ। तो हम आज उसी न्यूमेरिकल से अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और जिन लोगों ने मेरा पहला लेक्चर कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का और दूसरा लेक्चर न देखा हो, वो पहले मेरे फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद मेरे इस थर्ड लेक्चर को देखेंगे। नहीं तो उनको कुछ समझ में इसमें आएगा नहीं, क्योंकि साइंस की डिफिनीशन ही यही कहती है, क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित। क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान है। तो सबसे पहले आप लोग मेरा पार्ट 1 इस चैप्टर का वीडियो देखेंगे, उसके बाद पार्ट 2, तभी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आपको समझ में आने वाला नहीं है ये, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल चलेंगे और आगे के टॉपिक चलेंगे। तो आप लोग स्किप करके वीडियो न देखें। वीडियो अगर एक बार आप लोग चालू किए हैं तो वो कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। तो हम उसी न्यूमेरिकल से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने, मुझे बार बार कहना पड़ता है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और यहाँ पे आपको ये समझ लीजिए, आपको कंटेंट बहुत अच्छा ही मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप लोग कहीं से कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर नहीं अच्छा लगेगा तो मैं और अच्छा देने की कोशिश करूँगा। इस आप लोग विश्वास बनाए रखें। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले सकता आपका, इसलिए मैं अब उसी न्यूमेरिकल से स्टार्ट करता हूँ आज का ये क्लास। वो न्यूमेरिकल मेरा क्या था? वो न्यूमेरिकल मेरा था, चल रहा है, वो न्यूमेरिकल मेरा था एक वर्ग के, मैं सबसे पहले वर्ग बना लेता हूँ। एक वर्ग के चारों कोनों पर समान आवेश क्यों रखे गए हैं? एक वर्ग के चारों कोनों पर समान आवेश क्यों रखे गए हैं? एक वर्ग के चारों कोनों पर समान आवेश क्यों रखे गए हैं? किसी एक कोने पर लगने वाले परिणामी बल की गणना कीजिए। एक वर्ग के चारों कोनों पर समान आवेश क्यों रखे गए हैं? किसी एक कोने पर लगने वाले परिणामी बल की गणना कीजिए। और यदि वर्ग की भुजा A है, इसकी लेंथ भी दिया है A है, ये मान लीजिए A है। एक वर्ग के क्वेश्चन आप लोग समझ लें, और जब भी पढ़ने बैठें, स्पेशली फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तब आप अपनी नोटबुक, कलम और भेजा खोल के बैठें। ये कोई पन्ना पलटने वाला सब्जेक्ट है नहीं। अगर आप लोग इस पर कंसंट्रेशन नहीं देंगे तो हो सकता है आपको समझ भी ना आए। इसलिए जब भी बैठें नोटबुक और अपनी पेन लेके बैठें। तो क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, उम्मीद है। एक वर्ग के चारों कोनों पर एक समान आवेश क्यों रखे गए हैं? किसी एक कोने पर लगने वाले परिणामी बल की गणना कीजिए। समान आवेश है तो समान आवेश कैसे होंगे? नेचर में समान है तो हम सबको प्लस प्लस ले लें या माइनस माइनस ले लें, डजेंट मैटर। प्लस प्लस ले लिए हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब भी कूलॉम्स लॉ का ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको सबसे पहले देखना है, क्या देखना है कि जिस कॉर्नर पे आपको निकालना है फोर्स, उस पे कौन कौन से चार्जेज ऐसे हैं जो उस पे फोर्स लगा रहे हैं कंटिन्यू। तो आपको सबसे पहले इस पे निकालना है किसी एक कोने पर
परिणामी बल की गणना करना है आपको किसी एक कोने पर। तो आपकी इच्छा करे आप इस कोने पे निकाल लें, और अगर आपकी इच्छा करे तो आप इस वाले कोने पे निकाल लें। अगर आपका दिल फिर भी न माने तो आप इस कोने पे निकाल लें। अगर आपको फिर भी संतुष्टि न हो तो आप इस कोने पे निकाल लें, क्योंकि किसी एक आवेश समान है, चार्जेस जब हमारे समान है तो किसी भी कोने पे आप निकालेंगे फोर्स वही सेम आएगा। इसलिए अगर आप चाहें तो चाहे इस कोने पे निकालें, इस कोने पे निकालें, या इस कोने पे या इस कोने पे, आपका जहां दिल करे वहां निकालें। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको ले लेते हैं पॉइंट ए, इसको ले लेते हैं बी, इसको ले लेते हैं सी, इसको ले लेते हैं डी। किसी एक पॉइंट पे हमें फोर्स निकालना है, वो भी रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, परिणामी बल। तो हम मान लीजिए हमें पॉइंट डी पे निकालना है फोर्स। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इस वाले आवेश पे कौन कौन से आवेश बल लगा रहे हैं। जिस भी कॉर्नर पे हमें निकालना होगा, जिस भी पॉइंट में हमें फोर्स निकालना होगा, सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस चार्ज पे कौन कौन से फोर्स लगा रहे हैं। तो इस चार्ज पे ये भी चार्ज लगा रहा है फोर्स, प्लस प्लस रिपल्सन होगा, ये भी लगा रहा है प्लस प्लस रिपल्सन होगा, और ये भी चार्ज लगा रहा है प्लस प्लस रिपल्सन होगा। ओके, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया हो तो मैं आगे चलूं। प्लस प्लस, अब हमें क्या करना है, हमने क्या बताया था, जिस आवेश की वजह से बल पता करना होता है उसे पकड़ लेते हैं। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस लेक्चर ना देखी हो वो पहले मेरे प्रीवियस लेक्चर जाके कंप्लीट कर लें, उसके बाद इस क्लास में आए। ओके, जिस आवेश की वजह से, इस आवेश की वजह से इस पे मुझे फोर्स पता करना है, तो जिसकी वजह से पता करना है उसे हम पकड़ लेते हैं। तो जब हम इसको पकड़ेंगे तो ये कहीं भाग ही नहीं पाएगा। जिसको हम पकड़ लेंगे वो कहीं भाग नहीं पाएगा। जब हम इसको पकड़ेंगे तो प्लस प्लस रिपल्स करेगा, तो ये फोर्स ऐसे लगेगा। और ये सी ने डी पे लगाया, इसलिए हम इसका नाम देंगे एफ सी डी। ओके, सी ने फोर्स डी पे लगाया, इसलिए हम इसका नाम देंगे एफ सी डी। समझ आया? उसके बाद इस आवेश की वजह से इस पे बल पता करना है, तो जिसकी वजह से बल पता करना होता है उसे पकड़ लेते हैं। तो इसकी वजह से पता करना है, इसे हम पकड़ लिए, ये कहीं भाग नहीं पाएगा, अपनी जगह पे रहेगा। ये कहीं पे भाग नहीं पाएगा, अपनी जगह पे रहेगा। और ये आवेश क्या होगा, ये भागेगा इधर। जब इसको पकड़ेंगे तो प्लस प्लस रिपल्स करेगा, तो ये फोर्स हो जाएगा। ए ने डी पे लगाया, इसलिए हम इसका नाम देंगे एफ ए डी। ओके, अब जब हम इसकी वजह से इस पे फोर्स पता करना होगा हमें, तो इसको पकड़ेंगे। जिसकी वजह से फोर्स पता करना होता है उसे पकड़ लेते हैं। इसकी वजह से हमें फोर्स पता करना है तो इसे पकड़ेंगे। जब इसे पकड़ेंगे तो ये अपनी जगह पे रहेगा। जब हम इसको पकड़ेंगे तो ये अपनी जगह पे रहेगा, और ये क्या होगा, ये भागेगा, प्लस प्लस रिपल्स करेगा। बी ने डी पे लगाया फोर्स, इसलिए इसका नाम देंगे एफ बी डी। ओके, एंड अब हमको फाइंड करना है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम एफ ए डी की वैल्यू भी लिख लें। एफ ए डी, ए ने डी पे लगाया, ये ए है क्योंकि ये स्क्वायर है। अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा, और ये भी ए होगा, और ये भी ए होगा। और जब सभी भुजाएं वर्ग की बराबर होती हैं इसलिए सभी ए होंगी, लेकिन ये हमारी √2a होगा। किसी को समझ में ना आया हो तो वो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता है। यहाँ पे ए √2a हो जाएगा। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये मेरा पूरा फिनोमिना बन गया है क्वेश्चन सॉल्व होने का। अब हम वैल्यू लिखेंगे सबकी। एफ ए डी, ए ने डी पे कितना फोर्स लगाया, हमें यही इसकी वैल्यू लिखना है।
तो कितना लगाया, तो हम लिखेंगे इट इज कूलॉम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ओके, उसके बाद जब हम एफ बी डी की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इट इज अ वेक्टर फॉर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर की जगह पे क्या है, √2a, ए स्क्वायर की जगह पे √2a है, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। ओके, उसके बाद जब हम एफ सी डी की वैल्यू निकालेंगे तो मैं यहाँ लिखूंगा क्योंकि विजिबल रहे आपको, क्योंकि ऊपर लिखूंगा तो वो विजिबल नहीं रहेगा। 1/f सी ने डी पे जो फोर्स लगाया उसकी वैल्यू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू का क्यू स्क्वायर अपान डिस्टेंस ए स्क्वायर। ओके, अब मैं आप लोगों को 3 वेक्टर हमें मिल गए हैं। ये हमारा एंगल है 90 डिग्री और ये हमारा 45 हो गया, क्योंकि बीच से ट्रायंगल 2 पार्ट में बट रहा है, इसलिए 90 डिग्री और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है और इनके बीच का डिग्री 45 डिग्री है। ओके, अब हम आप लोगों के लिए एक रामबाण इलाज देंगे, आप लोग उसको कॉपी में नोट करेंगे और भेजे में हमेशा रखेंगे। आप जब तक पढ़ेंगे, जब तक ये इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, कहीं भी वेक्टर का काम आएगा तो वो आपके रामबाण साबित होगा। आप लोग उसको ध्यान देंगे, नोट में उसको अकल खोल के लिख लेंगे। मेरा वीडियो है गया है भाई। मैं देता हूँ वो कंटेंट आपको, जो आपको हर जगह एक दवा की तरह काम करेगा। जब भी मेरा वीडियो ओके उधर विजुअल है, जब भी 2 वेक्टर, ये नोट लिख लेना यहाँ पे, नोट, जब भी 2 वेक्टर, 2 मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए दोनों वेक्टर का। मैं ये जो आपको रामबाण दे रहा हूँ ये तभी काम करेगा जब दोनों का वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा तो आप लोग इसको मत लगाना ये रामबाण, अदरवाइज आपका फेल हो जाएगा और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ओके, तो जब 2 वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, अगर वो 90 डिग्री पे हों और उनका रिजल्टेंट फोर्स पूछे, जब भी 2 वेक्टर 90 डिग्री के एंगल पे हों और उनका रिजल्टेंट फोर्स पूछे तो किसी एक का √2 गुना हो जाता है। जब भी 2 वेक्टर आपस में 90 डिग्री पे हों और उनका मैग्नीट्यूड सेम हो तो उनका रिजल्टेंट √2 गुना हो जाता है। सबसे पहला नोट है ये मेरा, ठीक। उसके बाद मेरा दूसरा नोट क्या है, जब भी दो वेक्टर अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है
और वो आपस में 60 डिग्री पे एंगल पे होंगे तो उनका रिजल्टेंट फोर्स 30 डिग्री एकदम मिड से जाएगा और √3 टाइम्स हो जाएगा। जब भी दो फोर्स या कोई भी हमारी क्वांटिटी हो, अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है, जब भी कोई वेक्टर आपस में 60 डिग्री पे होंगे दो वेक्टर, और अगर उनका रिजल्टेंट पूछेगा तो किसी एक का √3 टाइम्स मिड पॉइंट से जाएगा, उसके बाद √3 टाइम्स होगा। अगर दोनों वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री है तो √2 टाइम्स हो जाएगा, और अगर 60 डिग्री है तो √3 टाइम्स हो जाएगा। ओके, क्लियर। एंड अगर दो वेक्टर आपस में 120 डिग्री पे होंगे, तो उनका रिजल्टेंट किसी एक फोर्स के बराबर होगा और वो भी मिड पॉइंट से जाएगा। ओके, जब दो वेक्टर आपस में 120 डिग्री पे होंगे और उनका मैग्नीट्यूड समान होगा तो उनका रिजल्टेंट मिड पॉइंट से जाएगा, किसी एक वेक्टर के इक्वल होगा। ये रामबाण है इस चैप्टर का, इसको आप लोग नोट करके कायदे से एकदम विधिवत लिखेंगे और ये समझ लीजिए आपको यही आपका क्वेश्चन लगाएगा। और ये बड़ा प्रश्न है, ये आया कैसे, ये कहीं ऊपर से नहीं गिरा है, इसको भी बड़ा प्रश्न है तो इसलिए मैं इसको भी बताता हूँ ये कैसे आया है। आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला R = √a² + b² + 2ab cos थीटा। ओके, तो इसको पढ़ा था फार्मूला। अब आप लोग ये बताइए, एफ ए भी हमारा एफ है और बी भी हमारा एफ ही है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो F² प्लस दूसरा फोर्स क्या है, दूसरा मेरा वेक्टर क्या है, वो भी एफ ही है, प्लस F² प्लस 2ab F cos थीटा। थीटा कितना है मेरा 90 डिग्री था यहाँ पे। ओके, 2ab cos 90 की वैल्यू कितना होगा 0। cos 90 ये हमारा ये 0 हो जाएगा पूरा, और ये आएगा कितना √2f² और अंत में आ जाएगा √2f। क्या फारसी बोला था यहाँ पे, समझ में आया। बोलो, 2 √ के अंदर 2f², तो यह बाहर आएगा √2f, वही तो आया, समझ में आया कहाँ से आया ना। और अगर अभी भी आपको अगर यकीन ना हो तो आप अगला भी ट्राई करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे cos 90 की जगह पे हम चेंज करेंगे 60 डिग्री वाला ले लें, F² प्लस F² प्लस 2f² cos 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, 2 चले जाएंगे, √3f², f बाहर आएगा =√3f, वही है, फारसी थोड़ी ना बोला था। अब यही सिनेरियो पूरा इस फॉर्मूले में इम्प्लीमेंट होगा। अगर इजाज़त हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लें। मैं इसको इरेज करना चाहता हूं क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना चाहता हूं। ओके, मैं इरेज करूंगा इसको। अब यहाँ पे हम देखेंगे दो वेक्टर FCD और FAD, ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे हैं,
तो जब 90 डिग्री पे दो वेक्टर आपस में दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, देखो एफ सी डी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड एफ ए डी इज आल्सो इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड, अंडरस्टैंड, both in same in magnitude and angle between FCD and FAD, angle between FCD and FAD is equals to 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो उनका रिजल्टेंट √2 टाइम्स ऑफ एनीवन, किसी एक के √2 टाइम्स हो जाएगा। तो जब किसी एक के होगा तो 20 से जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड, ये जो रिजल्टेंट है हमारा ये बिल्कुल बीच से जाएगा और किसी एक के बराबर हो जाएगा, किसी एक के √2 टाइम्स हो जाएगा। ओके, किसी एक के, चाहे हम FCD लिख लें या FAD लिख लें, FCD लिख ले रहे हैं। ओके, अब √2 इंटू FCD। ओके, जब दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री पे हों और उनका मैग्नीट्यूड सेम हो तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए किसी एक वेक्टर का √2 टाइम्स हो जाता है। ओके, अब देखो एक वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, जब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। इतना अगर आपको नहीं पता है तो आप लोगों ने क्लास 11 में सब कुछ गंवा के आया है, ये समझ लीजिए। अब हम निकालेंगे फाइनल रिजल्टेंट फोर्स एफ आर में थोड़ा अच्छे से लिखूं क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स है भाई, एफ रिजल्टेंट, मैं इधर हो जाऊं, एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों फोर्सेस को आपस में ऐड कर देते हैं। ओके, √2 FCD की वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस FBD 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ओके, मुझे इसमें कॉमन क्या मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 1/2 प्लस √2, that is my answer and this is the solution of this question। थैंक यू। अगर आपको समझ में आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ओके, समझ में आया ना। जब हम यह रिजल्टेंट निकालेंगे तो अगर एक वेक्टर मेरा इधर को जा रहा है और दूसरा भी सेम डायरेक्शन में है तो उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें दोनों फोर्सेस को आपस में ऐड करना पड़ता है। ओके, तो हम जब हम ये सेम डायरेक्शन है तो √2 FCD की वैल्यू लिख देंगे एंड इसकी भी वैल्यू लिखेंगे, दोनों को ऐड किए, कॉमन लिए एंड दिस इज माय आंसर। ओके, समझ में आया। आ गया तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलूँ, आप लोग इसको अपने रफ कॉपी में नोट कर लेंगे, अन्यथा आप लोग अपने भुक्तभोगी खुद बनेंगे या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं साइड में हो जाता हूँ। अब मैं मिटाता हूँ इसको, उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ। अब मैं चलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मेरा टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरा टॉपिक क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मैं हिंदी में इसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। हिंदी में वाले बच्चे बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र, लिख भी लेंगे वो नोटबुक में अपने।
वैद्युत क्षेत्र, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं 2 लाइन में इसकी डिफिनीशन देता हूँ, और अगर आपको क्लियर हो तो भी बताइएगा, और ना क्लियर हो फिर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। ओके, तो इसकी डिफिनीशन होगी द स्पेस अराउंड एनी पॉइंट चार्ज, द स्पेस अराउंड एनी पॉइंट चार्ज। सबसे पहले मैं पॉइंट चार्ज ले लेता हूँ, एनी पॉइंट चार्ज का मैटर बोला है ना, तो सबसे पहले मैं ले लिया एक पॉइंट चार्ज। ओके, उसके बाद बोला द स्पेस अराउंड एनी पॉइंट चार्ज, स्पेस अराउंड, अराउंड मतलब चारों ओर, इसके चारों तरफ का मुझे चारों तरफ लेना, द स्पेस अराउंड एनी पॉइंट चार्ज वेयर अ टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्पेस अराउंड एनी पॉइंट चार्ज वेयर अ टेस्ट चार्ज को हम लोग क्यू नॉट से डिनोट करेंगे, टेस्ट चार्ज को हम लोग क्यू नॉट से डिनोट करेंगे, और टेस्ट चार्ज हमेशा नेचर में पॉजिटिव होता है। आप लोग नोट करके रखेंगे इसको, टेस्ट चार्ज को हम क्यू नॉट से डिनोट करेंगे एंड टेस्ट चार्ज हमेशा नेचर में पॉजिटिव होता है। ओके, तो मैं एक बार फिर से डिफिनीशन पढ़ता हूँ। द स्पेस अराउंड एनी पॉइंट चार्ज वेयर अ टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये मान लो मेरा प्लस का क्यू, ओके, और ये मेरा है क्यू नॉट, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव नेचर का होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये मेरा टेस्ट चार्ज है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, क्यू नॉट इक्वल टू टेस्ट चार्ज। द स्पेस अराउंड एनी पॉइंट चार्ज वेयर अ टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी आवेश के, मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिख लेंगे, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी भी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज को हिंदी में बोलेंगे परीक्षण आवेश, जहाँ पे कोई परीक्षण आवेश रखने पर वह बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ओके, किसी बिंदु के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई परीक्षण आवेश रखने पर वह बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ओके, और जब हम प्लस प्लस में रिपल्सन होगा तो हम यहाँ पे फोर्स निकालेंगे, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपान, इसको हम डिस्टेंस लेते हैं R स्क्वायर। ओके, इट इज फोर्स। समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र समझ में आया ना। द स्पेस अराउंड एनी पॉइंट चार्ज वेयर अ टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पे कोई बिंदु आवेश रखने पर वह बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ओके, और अब हम चलेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी क्वेश्चन इस पर न्यूमेरिकल्स आएंगे, इसके आगे वाले जो टॉपिक है मेरा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पे हम आगे इंटेंसिटी लगा दें, बस आप लोग अलग से लिखिएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक लाइन में डिफिनीशन देता हूँ, उसके बाद फॉर्मूला लिखूंगा और आप लोगों तक मेरी बात पहुँच जाएगी, ऐसे मुझे उम्मीद है। ओके, सबसे पहले मुझे इसकी डिफिनीशन सिंपल सी है, मैं इधर लिखता हूँ, फोर्स पर यूनिट
फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड intensity of electric field. Okay, force per unit charge is called intensity of electric field. Force per unit charge is called intensity of electric field, that is E is equals to F upon, okay, this is the great formula. Force per unit charge is called intensity of electric field. Okay, force per unit charge is called intensity of electric field. आप लोग इतना नोट करेंगे, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, उसके बाद मैं हिंदी में बोलूँ। ओके, इसकी हिंदी भी सुन लीजिए, अगर आप लोग को लिखना हो तो लिख लीजिएगा, हिंदी मीडियम वाले। परीक्षण आवेश पर लगाए गए बल तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति मतलब अनुपात, रेशियो। परीक्षण आवेश पर लगाए गए बल F है। परीक्षण आवेश पर अगर आप लोग फॉर्मूला याद रखेंगे तो डिफिनीशन ऑटोमेटिक बन जाएगी। अगर आपको याद है कि E = F/Q0 होता है, तो आपको इसमें जब डिफिनीशन कोई